जैसे पेपर का लेवल कैसा रहा, हार्ड रहा, मॉडरेट रहा, इजी रहा? कुछ पेपर्स मुझे हार्ड लगे, कुछ मुझे मॉडरेट लगे। जैसे GS1 मुझे इजी लगा कंपैरेटिवली, GS2 मुझे डिफिकल्ट लगा, GS3 मुझे ठीक लगा, मेरा पर्सनल ओपिनियन। मुझे GS4 डिफिकल्ट लगा। सो मैम अभी आपने पेपर दिया तो पूरा अटेम्प्ट कर पाए आप अपने अकॉर्डिंग? अपने अकॉर्डिंगली क्या, बस मैं इसी बात से खुश हूँ इस मेन से कि मैंने एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है। ओके, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा। आप लास्ट में जो ऑप्शनल लेना चाहते हैं सोशियोलॉजी, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? अगर आप इन्जॉय करते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है, एक बार आप पढ़ के देखना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं ले पाएंगे आप, तो आप लीजिए। मतलब बहुत अच्छा ऑप्शनल है, बहुत रिवॉर्डिंग है और बहुत मज़ा भी आता है पढ़ने में। क्या सब्जेक्ट था? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी। मैम क्या नोट्स वगैरह खुद से भी बनाए आपने, और बनाए तो उनका क्या तरीका रखा? बनवाते हैं वो नोट्स बनाए थे, जो नहीं बनवाते हैं तो वो मैंने कुछ आंसर्स लिखे थे, कुछ अक्षर से किए थे। हाँ। और स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह कोई मैम? बस अक्षर जैन। अच्छा जैन। बस मैंने वही फॉलो करी है। ओके, आपका नाम? विशाखा। ओके, अभी आप ऑप्शनल का पेपर देकर आ रहे हैं, तो क्या ऑप्शनल था आपका? मेरा सोशियोलॉजी। और कौन सा अटेम्प्ट था आपका? मेरा फर्स्ट मेंस है और थर्ड अटेम्प्ट है। थर्ड अटेम्प्ट है। तो अभी आपका ऑप्शनल का पेपर कैसा रहा? ऑप्शनल का अच्छा था, क्योंकि मेरा इसलिए अच्छा है, मुझे लगता है क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन सोशियोलॉजी में किया है, तो कंपैरेटिवली मतलब इतना प्रॉब्लम नहीं था। मेरे को जो मेन इशू था वो था कि टाइम पे कंप्लीट करने का, मेरा पेपर कंप्लीट नहीं हुआ। आई थिंक वो लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से है, मेन इशू प्रैक्टिस का है। तो आपने टाइमली सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए या फिर कुछ छूटा है? नहीं, मेरे छूटे हैं। कितने क्वेश्चन छोड़ा? मेरे ज़्यादा छूटे हैं, मेरे काफ़ी ज़्यादा छूटे हैं। अच्छा, जैसे सोशियोलॉजी काफ़ी पॉपुलर ऑप्शनल है, मैक्सिमम टॉपर्स के द्वारा ऑप्ट किया जाता है, तो आपने वही सोच के ऑप्ट किया या फिर आपका बैकग्राउंड था इसलिए किया है? मेरा तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों सोशियोलॉजी में था, तो मेरा तो मेन रीज़न वही था ऑप्ट करने का, क्योंकि मैंने इतना टाइम इन्वेस्ट करा है इस सब्जेक्ट में, 5 साल दिए हैं और मुझे अंडरस्टैंडिंग भी है, तो इसलिए ये मेन रीज़न था। ओके, जैसे प्रीवियस ईयर आपने एनालिसिस किए होंगे सोशियोलॉजी के, तो उसके अकॉर्डिंगली कैसा रहा? हाँ, मतलब इसमें ऑप्शनल के सारे, आई थिंक जितना मुझे जानकारी है उस हिसाब से ऑप्शनल का जो है वो रिपीट होता है। मतलब अगर आप PYQ सॉल्व करें तो वही थीम्स रिपीट होंगी, थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे, बट वही कास्ट सिस्टम, वही वेमेन पे क्वेश्चंस, वही जो मतलब जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं वही रिपीट होते हैं। राइट। तो जैसे PYQ आपने करे हैं, बाकी इसके लिए आंसर राइटिंग वगैरह करी थी? हाँ। अगर मैं इसके मटेरियल की बात करूँ, स्टडी मटेरियल चाहे बुक्स हो, स्टैंडर्ड कौन कौन से आपने फॉलो करे? मैंने तो, लोग बोलते हैं नितिन सांगवान पढ़ो, पर मैंने तो नहीं पढ़ी है, तो मुझे नहीं पता। आप कोई भी रिसोर्स फॉलो कर लो, और मैं तो ChatGPT यूज़ करती हूँ। मतलब मैं ChatGPT के थ्रू उनको उसको बता के उसको यूज़ कर लेती हूँ आंसर राइटिंग में, खुद से फिर अपने चेंजेस करके। मतलब मुझे लगता है कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि भले आपको कुछ भी बहुत सारी नॉलेज हो, बट अगर आप वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं एग्ज़ाम में, तो वो नॉलेज का कोई यूज़ नहीं है। राइट। तो मेरे को लगता है कि आप मेन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पे फोकस करें। किसी से, मतलब इसमें ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप किसी से गाइडेंस लें, इस सेंस में कि वो आपको बता सके कि आपकी गलतियाँ क्या हैं। आपने आंसर लिखा है, आपको लग रहा है अच्छा है, बट सच में अच्छा है या नहीं है वो जानना इम्पोर्टेंट है। राइट। जैसे कि सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, उसमें टॉपर्स बहुत सारे रहते ही हैं, तो उनके टॉपर्स कॉपी आपने यूज़ करी अपनी प्रिपरेशन में, और यूज़ करी तो किस तरीके से उनका यूज़ करना होता है? हाँ, मतलब मेरे को तो ये स्कीम अच्छी लगती है कि आप, अगर आपके पास, मतलब सबको मैं सलाह नहीं दूंगी कि ऐसा करो, क्योंकि अगर आप बहुत नहीं, आप अपना एक्सपीरियंस बताओ जिसको अच्छा लगे। लगेगा। हाँ, मैंने क्या किया था कि टॉपर्स कॉपी से मटेरियल निकाल लिया था। मतलब क्योंकि ज़्यादा उसका करना क्या है, कंटेंट का आपके पास वहाँ पर 10 मार्कर्स के लिए 2 पेज हैं, तो उन्होंने लिखा होता स्ट्रक्चर्ड आंसर उनके तरीके से, उसके मार्क्स भी अगर हैं तो आपको पता है कि इसमें क्या कमी है, तो उसको आप चेंज करके उसी को अपना बेस मटेरियल बना के नोट्स बना ले। आई थिंक वो ज़्यादा एफिशिएंट एक तरीका है। राइट। जैसे ऑप्शनल है, जिनका बैकग्राउंड नहीं है, तो सोशियोलॉजी ऑप्शनल लेने के लिए आप क्या सजेस्ट करोगे? क्योंकि ज़्यादातर जो अलग अलग बैकग्राउंड के होते हैं, अगर उनको ऑप्शनल चेंज करना होता है तो एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हाँ, क्योंकि सोशियो का ऐसा बोलते हैं कि सिलेबस कम है, इसलिए लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बट आई थिंक आज के सब्जेक्ट में ऐसा नहीं है कि आपने सिलेबस रटा और आप लिख देंगे। कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी न्यूएंसेस होते हैं, उसके लिए आपको समझना इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप, जैसे ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो वीडियोस बना के डालते हैं, जो समझाते हैं। बेसिकली आप सोशियोलॉजी में इट्स अबाउट सोसाइटी की स्टडी ना, तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो चीज़ों को आसपास, लेकिन उसको आप अपना आर्ग्यूमेंट को सब्सटैंशिएट करने के लिए थिंकर्स, मतलब प्रॉपर सोशियोलॉजिस्ट का यूज़ करके अगर आप कोई बात बोलोगे तो वो ज़्यादा अच्छी लगेगी, रादर देन आपने बोल दिया कि अरे हाँ वेमेन का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। बट वहीं अगर आप किसी थिंकर का नाम लेके बोल दोगे कि गेल ऑम्बेट ऐसा बोलती हैं या कोई भी ऐसा बोलता है, तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा। ओके, जैसे कि आपने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि कास्ट सिस्टम से ज़्यादातर क्वेश्चन पुट, क्या करंट सिनेरियो से रिलेटेड भी क्वेश्चंस बनाया गया उसको रिलेट करते हुए?
करंट से अभी ऐसा मुझे याद तो नहीं आ रहा, बट हाँ मतलब ये था कि हाँ एक था क्वेश्चन के अभी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का क्या रोल रहा है अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन, ये एक क्वेश्चन था कि वुमेन की रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे क्या कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस हैं। तो ये कंटेम्प्रेरी जो अभी चल रहा था न्यूज़ में था इशूज़, उसको सोशलॉजिकली लिखने को आया था। तो उसमें आपको लेकिन ऐसा नहीं है जीएस का आंसर की तरह अगर आप लिखेंगे तो आई डोंट थिंक के मार्क्स मिलेंगे। राइट मुझे लगता है बाकी जीएस जो पेपर्स हैं और ऑप्शनल है काफ़ी डिफरेंट होता है। ऑप्शनल लोगों का ऐसा रहता है कि गेम चेंजर काइंड ऑफ है, अगर इसमें अच्छे मार्क्स आ गए तो सिलेक्शन और रैंक दिलाने में हेल्प करेगा। तो इसमें जब आप पेपर अटैम्प्ट करने जाते हो तो क्या कुछ अलग करते हो, जैसे रफ वर्क करते हो नहीं करते हो, कैसे रहता है? नहीं, रफ वर्क का तो टाइम ही नहीं है हाँ। पेपर में, और ना जगह होती है उसमें रफ वर्क की। आपके पास आपको 19 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, वैसे एक कम है जीएस के कंपैरिजन में, लेकिन उसमें लिखना ज़्यादा भी पड़ सकता है आपको, बहुत सारे थिंकर्स लिखना है, रिकॉल करना है। तो ऐसा रफ वर्क वजह तो कुछ नहीं है उसमें मतलब करने लायक। ओके, सो ओवरऑल आपके जीएस पेपर आपने दे दिए, सारे पेपर हो चुके हैं, तो इस बार के मेंस आपको कैसे लगे पीवाईक्यू के कंपैरिजन में या फिर लास्ट ईयर देकर? मुझे अंदर जो पीवाईक्यू से वैसे तो डिराइव होती हैं थीम्स डिराइव मतलब जैसे पेपर का लेवल कैसा रहा, हार्ड रहा, मॉडरेट रहा, इजी रहा? कुछ पेपर्स मुझे हार्ड लगे, कुछ मुझे मॉडरेट लगे। जैसे GS1 मुझे इजी लगा कंपैरेटिवली, GS2 मुझे डिफिकल्ट लगा, GS3 मुझे ठीक लगा मेरा पर्सनल ओपिनियन, मुझे GS4 डिफिकल्ट लगा क्योंकि इस बार ऐसे जैसे क्वेश्चन जो थे गिग इकोनॉमी के ऊपर, ठीक है, उसका एथिकल इम्पैक्ट और मतलब इन सब चीज़ों पे ज़्यादा क्वेश्चंस थे जो करंट में जो चल रही हैं चीज़ें, टेक्नोलॉजी एंड एथिक्स। तो ये मतलब जो पहले जो सिलेबस था उससे ज़्यादा शिफ्ट हो रहा है थोड़ा पैटर्न। जैसे आपका पेपर छूटा है, आपने बताया जस्ट, तो क्या रीज़न रहते हैं पेपर छूट जाता है ताकि फर्दर जो एस्पिरेंट्स से तैयारी कर रहे हैं उनसे ये गलतियाँ ना हो? पेपर छूटने का मेन रीज़न आपने प्रैक्टिस नहीं करी। मेरे केस में ये था, मैंने बताया मैं 1 महीने पढ़ा ही नहीं मैंने, मेरे हेल्थ इश्यूज़ की वजह से। तो अगर आप पढ़ोगे मतलब लिखोगे नहीं, पढ़ आप कितना भी लो, अगर आपने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी है टाइम बाउंड मैनर में तो आप पेपर कर ही नहीं पाओगे। राइट, सो मैम का कहना है कि हेल्थ इश्यूज़ को भी ध्यान रखना चाहिए, हेल्थ प्राइमरी रहना, अगर हेल्थ अच्छी है तो आप एग्ज़ाम भी अच्छे से देखें। हाँ, राइट, आपका हेल्थ पे आपको ध्यान देना चाहिए। लास्ट में जो ऑप्शनल लेना चाहते हैं सोशोलॉजी, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? अगर आप इन्जॉय करते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है, एक बार आप पढ़ के देखना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं ले पाएंगे आप, तो आप लीजिए। मतलब बहुत अच्छा ऑप्शनल है, बहुत रिवॉर्डिंग है और बहुत मज़ा भी आता है पढ़ने में। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच मैम, ऑल द बेस्ट। हाँ, आपका नाम मैम? डॉक्टर चेरी बिंदल। ओके, सो ये आपका कौन सा अटैम्प्ट था? दूसरा अटैम्प्ट था। मेंस कौन सा था? पहला मेंस था। सो अभी आपका एग्ज़ाम ऑप्शनल का दे के आ रहे हैं, कैसा रहा? हाँ, ठीक था। क्या सब्जेक्ट था? एंथ्रोपोलॉजी तो वन ऑफ द पॉपुलर ऑप्शनल है, ज़्यादातर टॉपर्स और स्टूडेंट के द्वारा ऑप्ट किया जाता है। तो मैम आपने क्या इसका क्राइटेरिया रखा था अपना ऑप्शनल चूज़ करते हुए? अब मेरा तो ये क्राइटेरिया था कि मेरा मेडिकल बैकग्राउंड था, तो मुझे इजी लगा तो मैंने इसे चूज़ कर लिया इसको। मतलब ऐसा था कि एक्चुअली वैसे मेडिकल साइंस भी चूज़ कर सकते थे, बट मेरा क्या MD के बाद गैप हो गया था काफ़ी मेडिकल साइंस से। ओके, फिर MD में आप वो सब्जेक्ट पढ़ते हो ना, तो फिर मुझे भी कन्फ्यूजन था मैं क्या चूज़ करूँ। फिर मैंने सोचा कि एंथ्रो छोटा सब्जेक्ट है और मैच भी कर रहा है मेडिकल से, तो फिर इसलिए बोली। राइट, जनरली जो स्टूडेंट है छोटा सब्जेक्ट है और दूसरा टॉपर से मार्किंग भी अच्छी आती है, ये भी रीज़न आपने देखा क्या? नहीं, मुझे तो मेनली ये था कि भैया मेरे बैकग्राउंड से कौन सा मैच कर रहा है थोड़ा, कि मुझे थोड़ा इजी रहे पढ़ने में, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था, मतलब मैं जॉब कर रही थी इसलिए। ओके, हाँ। सो मैम अभी आपने पेपर दिया तो पूरा अटेम्प्ट कर पाए आप अपने अकॉर्डिंग? अपने अकॉर्डिंगली क्या, बस मैं ऐसी बात से खुश हूँ इस मेन से कि मैंने एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है। ओके, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा, आपको सफिशिएंट टाइम मिला है? सफिशिएंट टाइम तो नहीं मिला और अच्छा कर पाते। राइट, हाँ। ओके, जैसे मैम एंथ्रोपोलॉजी है तो इसमें ज़्यादातर तो ह्यूमन से रिलेटेड जो पास्ट में थी चीज़ें वो पूछी जाती हैं, तो क्या मैम ऐसा कोई क्वेश्चन बनाया गया कि जो करंट ओरिएंटेड सिनेरियो से मैच बहुत करंट ओरिएंटेड थे, GS ओरिएंटेड भी थे। ओके, सो अभी एग्ज़ाम हॉल में जब जाते हो तो ऑप्शनल जब आप अटेम्प्ट करने का स्टार्ट करते हो पेपर, तो क्या चीज़ें फॉलो करते हो कि पहले रफ वर्क करना है या पहले जो क्वेश्चंस आ रहे हैं अच्छे आ रहे हैं जो एकदम ही देखते ही क्वेश्चन समझ आ गया? तो यही है कि स्ट्रेटजी तो बहुत अच्छी बनाई थी, बट ना वो किसी दोनों पेपर में काम नहीं कर पाई, क्योंकि क्वेश्चंस क्या होते हैं ऐसे पेपर में बहुत टफ क्वेश्चंस है कि चूज़ करना मुश्किल पड़ रहा था, 3 क्वेश्चन चूज़ करने पड़ते हैं ना, तो मतलब पूरी स्ट्रैटेजी चेंज हो गई पेपर में, तभी वो टाइम थोड़ा मैनेजमेंट जो सोच के गए थे आप वैसा नहीं कर पाए। हाँ। तो मैम आपने जैसे इस बार पूरे मेंस के पेपर दे लिए आपने, 8-9 पेपर जो भी हैं, उसके बाद आपको क्या समझ आया कि आपकी जो स्ट्रेटजी अगर उसको फॉलो करना है तो क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा? ऐसे नहीं, एक्चुअली पता स्ट्रैटेजी तो बहुत लोग बनाते हैं, मुझे ऐसा लगा, बट एग्ज़ाम में क्या चीज़ें आ रही हैं, मतलब
अब एग्ज़ाम में क्या कंडीशन बैठ रही है कुछ नहीं कह सकते ना हम, मतलब तो अब मतलब मुझे अल्टीमेटली लगा क्रक्स यही है कि आप बस रिवाइज़ करो चीज़ों को और राइटिंग प्रैक्टिस करो। ओके मैम, रिसोर्सेज क्या रखे एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के लिए? एंथ्रोपोलॉजी का मैंने वैद सर का मतलब फाउंडेशन तो मेरा वैद सर की क्लास थी, मैंने ऑनलाइन क्लासेस करी थी उनकी ओके 1 साल पहले। हाँ, तो मैम क्या नोट्स वगैरह खुद से भी बनाए आपने, और बनाए तो उनका क्या तरीका रखा? बनवाते हैं वो नोट्स बनाए थे, जो नहीं बनवाते हैं तो वो मैंने कुछ आंसर्स लिखे थे, कुछ अक्षर से किए थे। हाँ, और स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह कोई मैम? बस अक्षर जैन, अच्छा जैन, बस मैंने वही फॉलो करी मतलब। उसके मतलब आपने मिनिमम रिसोर्सेज रखे अपने ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी के लिए? हाँ, मतलब बाकी क्या सब ऑनलाइन बुक्स होती हैं, मतलब जैसे तो मैंने ज़्यादा बुक स्टैंडर्ड नहीं पढ़ी, मतलब मैंने सिर्फ मेन चीज़ें पढ़ी हैं। ओके मैम, जैसे मैम कोचिंग्स के द्वारा जो आपको लिखाया गया वो आपने कर लिया, आंसर राइटिंग वगैरह कितना करा आपने? आंसर राइटिंग मैंने 8 टेस्ट दिए थे। 8 टेस्ट, हाँ, और इसके अलावा भी PYQ वगैरह भी आपने कर क्यों किए थे हाँ। तो मैम जैसे आंसर राइटिंग इसकी कब से करना चाहिए ऑप्शनल की? पहले GS करना चाहिए, ऑप्शनल करना चाहिए, कैसे किया आपने? मतलब मेरा तो बहुत हैपेजार्ड था, मतलब मैं ना जॉब कर रही थी तो मैं कुछ कह नहीं सकती इस बारे में सही से। मतलब जैसे मेरा MD हुआ फिर मैंने एक साल क्या मतलब हाँ 8 महीने कुछ भी नहीं किया, मतलब जॉब नहीं किया, तब एकदम मैं घुसी थी इस फील्ड में। तो तब मैंने मतलब कुछ ऐसी गाइडेंस भी नहीं थी मेरे पास, क्योंकि मेरी फील्ड में ज़्यादा कोई ऐसा है नहीं, तो मतलब बस ऐसे ही ऑप्शनल सब चल रहा था GS। बट मुझे और अभी फिर मैंने लास्ट ईयर जॉब चालू कर दी थी जब प्रीलिम्स नहीं हुआ था। तो बट मुझे अब ऐसा लगता है मतलब कि ऐसा करना चाहिए, मतलब साथ साथ चलना चाहिए दोनों चीज़ें, ऑप्शन और GS। कुछ लोगों ने गाइड किया भी था सही से, बट मतलब मैं ज़्यादा टाइम का क्रंच था तो मैं थोड़ा इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई। ओके, सो मैम ओवरऑल जो अभी आपने मेंस दिए कैसे रहे आपके? मतलब ठीक है, मैं बस इस बात से ही खुश हूँ कि पेपर क्वेश्चन नहीं छूटा मेरा। और जो आते थे अच्छे से बहुत अच्छे से किए, जो नहीं आते थे वो ठीक है ऊपर नीचे हुए हैं। ओके, बट वो लिखे आप सारे अटेम्प्ट करके आए, राइट? हाँ, सारे अटेम्प्ट करके आए हैं, और मतलब मेरा टाइम ऐसा नहीं था कि छूट गए मेरे पेपर, बस ये मुझे। हाँ, तो इस बार के जो पेपर्स देखे जाए मेंस के, तो आपने PYQ भी देखे होंगे, तो उनके कंपैरिजन में आपको इस साल मेंस के पेपर कैसे लगे? मतलब ऐसा एक्चुअली मैंने मतलब ठीक थे, मतलब कुछ टफ थे कुछ इजी थे, ठीक थे ऐसा। हाँ। सो फ्यूचर एस्पिरेंट जो एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल ऑप्ट करना चाहते हैं उनको क्या सजेशन देना चाहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के लिए पर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप मतलब अगर सब्जेक्ट पे रिलेट कर पाएँ, अगर सब्जेक्ट को मतलब आप सबका बैकग्राउंड हो या फिर आपको थोड़ा बहुत भी आप किसी आसपास किसी इसमें हो तो फिर लेना बेटर है, क्योंकि फिर थोड़ा समझना ईजी हो जाता है। और बाकी तो यही है कि PYQ पे फोकस करना चाहिए, फिर वैसे बहुत से क्वेश्चन नए भी थे इस बार PYQ के अलावा, तो ठीक है, मतलब PYQ पर बेसिक याद हो जाए उतना ही बहुत है, उतना कर लेंगे तो भी मतलब कुछ चीज़ें तो हम लिख ही पाते हैं। राइट मैम, ओके, थैंक यू सो मच मैम, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।